हेलो फ्रेंड्स, आज हम उदारवाद लिबरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये अपना 9th चैप्टर है। इससे पहले हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे उन्हें भी जाके देखिए। राजेश मिश्रा सर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक आते हैं उसके ऊपर अपनी ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो देखिए उदारवाद में क्या क्या दिया गया है इस बुक में। उदारवाद के ऊपर क्या क्या दिया गया। उदारवादी विचारधारा अनंत गतिशील व लचीली है। 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि उदारवादी जो विचारधारा है वो क्या है, अनंत गतिशील व लचीली है। 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है तथा इसका निरंतर विकास हो रहा है। शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ मध्यकालीन सामंतवादी राजतंत्रीय एवं पोपशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ था। जो शास्त्रीय उदारवाद है उसका आरंभ कब हुआ था भाई? मध्यकाल में हुआ था। जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजतंत्रीय व्यवस्था थी, पोपशाही व्यवस्था थी, उसके विरोध में हुआ था। उदारवाद का उदय मध्य वर्ग की विचारधारा के रूप में हुआ था। जो उदारवाद का उदय हुआ किसकी वर्ग की विचारधारा के रूप में हुआ है? जो मध्य वर्ग था, ठीक है, मिडिल क्लास थी, उस विचारधारा के रूप में हुआ है। उदारवादी विचारधारा वणिकवाद के विरोध में आई थी। ठीक है, उदारवादी जो विचारधारा है किसके विरोध में आई थी? वणिकवाद के। इसके उदय के निम्नलिखित कारण देखिए: पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, संचार साधनों का विकास, यूरोपियन समाज में मध्य वर्ग का उदय। ठीक है, कौन कौन से कारण बताए जाते हैं इसके? एक तो पुनर्जागरण आंदोलन आगे, धर्म सुधार आंदोलन आगे, वाणिज्यिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, संचार साधनों का विकास होने लगा और ये जो यूरोपियन समाज था उसमें मध्य वर्ग का उदय होने लगा, मिडिल क्लास उभरने लगी। ठीक है, परिभाषाएं देखिए। हिटकर के अनुसार उदारवाद राजनीति के शब्दकोश में एक प्रचलित शब्दावली है। ठीक है, हिटकर क्या कह रहे हैं? जो उदारवाद है वो राजनीति के शब्दकोश में क्या है? एक प्रचलित शब्दावली है। ठीक है, परंतु एक साहसी व्यक्ति ही इसकी स्पष्ट व सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। लेकिन एक जो साहसी व्यक्ति होगा वही इसकी स्पष्ट व सुनिश्चित परिभाषा करने का प्रयास करेगा। हिटकर के अनुसार उदारवाद व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है। उदारवाद क्या है? व्यक्ति व राज्य के संबंध में एक दृष्टिकोण है। लास्की के अनुसार उदारवाद सिद्धांतों का समुच्चय नहीं अपूर्ति मन की एक आदत है। लास्की क्या कह रहे हैं? उदारवाद सिद्धांतों का एक समुच्चय नहीं है, अपूर्ति मन की एक आदत है। रिचर्ड बेहम के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास ही उदारवाद है। ठीक है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो वही उदारवाद है। उदारवाद की एक निश्चित परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। उदारवाद की एक निश्चित अगर परिभाषा देने का हम प्रयास करेंगे तो क्या है कार्य? एक बहुत कठिन कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है। इसकी एक निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती। उदारवाद की विशेषताएं देखिए। बारबारा गुडविन ने उदारवाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। ठीक है, उदारवाद की कौन कौन सी विशेषताओं का उल्लेख किया है? निम्नलिखित किसने? गुडविन ने। देखिए कौन कौन से। व्यक्ति स्वतंत्र, तार्किक व स्वत है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र, तार्किक व स्वत है। सरकार व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित है। जो सरकार है वो क्या है? व्यक्तियों की सहमति व समझौते पर आधारित है। ये कौन कह रहे हैं? गुडविन कह रहे हैं। संवैधानिक व विधि का शासन, संवैधानिक व विधि का शासन है। चयन की स्वतंत्रता, जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है। ये उदारवाद की विशेषताएं बताई जा रही हैं। चयन की स्वतंत्रता हो जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित हो। अवसर की समानता हो, सामाजिक न्याय व सहुणता। ठीक है, अवसर की समानता हो और सामाजिक न्याय है व सहुणता। शास्त्रीय उदारवाद देखिए। उदारवाद का विकास मूलतः यूरोप व इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, उदारवाद का दार्शनिक आधार क्या था? होब्स के विचारों में ही विद्यमान था। जो उदारवाद का दार्शनिक आधार था वो किसके विचारों में था विद्यमान? होब्स के विचारों। होब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील और तार्किक है, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होता है। होब्स क्या कह रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति क्या है? विवेकशील है, तार्किक है, वह अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या होता है? प्रयत्नशील होता है।
परंतु होब्स को उदारवादी नहीं माना जाता क्योंकि होब्स ने पूर्ण सत्तावादी राज्य का समर्थन किया था। होब्स को उदारवादी क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि होब्स ने पूर्ण सत्तावादी राज्य का समर्थन किया था। ठीक है, लेकिन उदारवाद, असली उदारवाद क्या है? जिसमें राज्य पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, उन्हें पूर्ण सत्ता नहीं दे दी जाती। ठीक है, उदारवादी विचारधारा के जनक किसे कहा जाता है? जॉन लॉक को। ठीक है, इन्होंने पूर्ण सत्तावादी राज्य का खंडन करते हुए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया। किसने किया था? जॉन लॉक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उदारवादी विचारधारा का जनक। सामाजिक रूप से उदारवाद धर्मनिरपेक्षता, प्रथाओं, परंपराओं व पुरानी संस्थाओं को नकारता है तथा तार्किक व विवेक के अनुसार सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं की जांच करता है। सामाजिक रूप से उदारवाद धर्मनिरपेक्ष प्रथाओं, परंपराओं व पुरानी संस्थाओं को नकारता है तथा तर्क व विवेक के अनुसार सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं की जांच करता है। आर्थिक रूप में उदारवाद मानव को उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने की कोई व्यवसाय या व्यापार करने, अपनी संपत्ति रखने व बेचने की स्वतंत्रता देता है, अर्थात राज्य आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। सामाजिक रूप में तो क्या है कि आपको सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था की क्या करता है? आप उसमें विवेक व तर्क से काम करेंगे। ठीक है, आपकी उन पे इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, किसमें? उदारवाद क्या है? सामाजिक रूप में धर्मनिरपेक्षता, प्रथाओं और परंपराओं की संस्थाओं को बिल्कुल नकार देता है और क्या कहता है? तर्क व विवेक के अनुसार सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाएं रहेंगी, उनकी तर्क के आधार पर ही जांच होगी। आर्थिक रूप में उदारवाद क्या है? मानव का जो उत्पादन, विनिमय तथा वितरण करने है, उन कोई भी व्यवसाय है, व्यापार है, संपत्ति रखना व बेचने की स्वतंत्रता उन्हें दे रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें उनकी स्वतंत्रता दे रहा है, व्यापार की, ठीक है, विनिमय की, ठीक है, वितरण की, ठीक है, व्यवसाय की। अर्थात राज्य क्या कह रहा है? वो राज्य क्या कर रहा है? वो आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में भी न्यूनतम, सिर्फ तर्क के आधार पर जांच करेगा और आर्थिक आधार पर भी। ठीक है, उदारवाद बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, जिसमें राज्य कार्य बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ उनके दो ही कार्य रह जाते हैं, एक तो भारी आक्रमण से सुरक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रताएं देना। ठीक है, अब राजनीतिक रूप में देखिए। राजनीतिक रूप में उदारवाद शक्तियों के पृथक्करण, शक्ति संतुलन, निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन, सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार, प्रेस तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, समझ में आया? सामाजिक में क्या था, आर्थिक में क्या था, और अब राजनीतिक में क्या है। ठीक है, आगे देखिए। राज्य की प्रकृति देखिए। लोक ने संसदीय सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि संसद के द्वारा ही करारोपण का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, संसद के द्वारा ही क्या होना चाहिए? करारोपण का निर्धारण होना चाहिए। लोक ने हस्तक्षेप वादी राज्य का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय निम्नलिखित है, अग्रलिखित है। देखिए क्या क्या है भाई? पितृसत्ता का अभाव हो, समझौते की स्वतंत्रता। ठीक है, पितृसत्ता का अभाव और समझौते की स्वतंत्रता। लोक ने स्वतंत्रता को महत्व देते हुए कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। लोग क्या कह रहे हैं कि लोग स्वतंत्रता को महत्व देते हुए क्या कह रहे हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। लोक ने क्या कहा भाई? उसने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य का समर्थन किया। क्या क्या भाई? नकारात्मक पुलिस होनी चाहिए, वह प्रहरी राज्य होना चाहिए। उसने प्राकृतिक अधिकारों के संकल्पना के प्रतिपादन के द्वारा संवैधानिक शासन का समर्थन किया। किसने? लॉक ने संवैधानिक शासन का समर्थन किया प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना का प्रतिपादन के द्वारा। ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी व्यक्ति व राज्य के संबंधों में व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो शास्त्रीय उदारवादी होते हैं वो क्या करते हैं? व्यक्ति और राज्य के संबंधों में किसे ज़्यादा महत्व देते हैं? व्यक्ति को।
इनके अनुसार समाज व राज्य एक कृत्रिम संस्था है, ठीक है, एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए किया है। जिसका निर्माण किसने किया है? व्यक्तियों ने किया है। किसके लिए? अपने हितों के लिए। बेंथम ने तो यहाँ तक कहा कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? बेंथम कह रहे हैं कि क्या है कि जो समाज है व्यक्तियों का ही योग मात्र है, अर्थात जो व्यक्ति हैं उन्हें अगर पृथक कर दिया जाता है, अगर व्यक्तियों को पृथक कर दिया जाता है समाज से, तो समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ये बेंथम कह रहे हैं। इसीलिए शास्त्रीय उदारवादियों का समाज अणुवादी प्रतीत होता है। हस्तक्षेपवाद। शास्त्रीय उदारवादियों ने राज्य को आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाव किया, ठीक है। जो शास्त्रीय उदारवादी हो क्या कह रहे हैं? राज्य और आर्थिक गतिविधियां उनके मध्य अलगाव होना चाहिए और अलग थलग होनी चाहिए। इनके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के आधार पर होगा, ठीक है। जो आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण क्या होगा? बाजार के आधार पर होगा, जिसे एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथों की संज्ञा दी। जिसमें एडम स्मिथ ने क्या कहा? अदृश्य हाथों की संज्ञा दी है। इनके अनुसार सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समुच्चय समाज का भला होगा। ये एडम स्मिथ कह रहे हैं अदृश्य हाथों की संज्ञा देते हुए कि सभी व्यक्तियों को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो इससे समुच्चय समाज का भला होता है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध रचना क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। 1776 में आई थी। एडम स्मिथ की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। रॉबर्ट मॉल्थस ने, जो थॉमस रॉबर्ट मॉल्थस हैं, उनकी जो बुक है इन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में आई थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, शास्त्रीय उदारवाद तथा उपयोगितावाद। बेंथम ने उदारवाद और उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम ने क्या कहा भाई? उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना है। बेंथम ने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया था, क्योंकि उपयोगितावाद के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? ठीक है, प्रतिपादक कौन थे? बेंथम थे। उसने उदारवाद को उपयोगितावाद के माध्यम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार क्या किया गया भाई? प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सुख अर्जित करना है। कौन कह रहे हैं? बेंथम कह रहे हैं। इसीलिए वही शासन प्रणाली राज्य व सरकार से बेहतर है जिसमें व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख प्रदान किया जा सके, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? बेंथम कह रहे हैं कि वही शासन प्रणाली सबसे बेहतर होगी जिसमें व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान किया जा सके। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या किस पे की? नए आधारों पर। इसीलिए सेबाइन ने बेंथम को आमूल दार्शनिक कहा, क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की मान्यता का खंडन करते हुए व्यक्तिवादी विचार को बनाए रखा, ठीक है। देखिए, अब आगे देखिए, शास्त्रीय उदारवाद तथा लोकतंत्र। देखिए, उदारवादी विचारधारा मूलतः व्यक्तिवादी विचारधारा है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया गया। क्योंकि इसमें क्या किया गया है भाई? व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रीय महत्व दिया गया है। शास्त्रीय उदारवादी विचारकों ने लोकतंत्र का प्रयोग स्वतंत्रता को संरक्षित करने व उसकी वृद्धि करने के लिए किया है। जो शास्त्रीय उदारवादी विचारक हैं उन्होंने लोकतंत्र का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए व उसकी वृद्धि व विकास के लिए। शास्त्रीय उदारवादियों ने लोकतंत्र को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना। वो क्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र सिर्फ एक साधन है, व्यक्ति ही स्वयं में साध्य है। शास्त्रीय उदारवाद तथा तथा समानता। देखिए, शास्त्रीय उदारवादियों ने नैतिक समानता पर बल दिया।
इनके अनुसार सभी व्यक्ति नैतिक रूप में समान है। ये कौन कह रहे हैं? शास्त्रीय उदारवाद कह रहे हैं, जिन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति नैतिक रूप में समान है। नैतिक समानता पर बल दिया है शास्त्रीय उदारवाद ने। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना देखिए, इसमें व्यक्ति व समाज के संबंधों का त्रुटिपूर्ण वर्णन है। व्यक्ति को एक अणु के रूप में देखा गया है जो समाज में पृथक है, इसीलिए मैकफर्सन ने लोक के विचारों को स्वतःमूलक व्यक्तिवादी कहा। शास्त्रीय उदारवादी मूलतः पूंजीपतियों व मध्यम वर्ग का दर्शन है, जिसमें सामान्य हित की संकल्पना का अभाव है। शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना देखिए जी, व्यक्ति व समाज के संबंधों का त्रुटिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। व्यक्ति को अणु के रूप में देख रहे हैं, जो समाज से पृथक के रूप में मानते हुए उसे एक अणु के रूप में देख रहे हैं। मैकफर्सन ने लोक के विचारों को स्वतःमूलक व्यक्तिवादी कहा। ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद में मूलतः क्या है? पूंजीपतियों व मध्यम वर्ग का दर्शन है, जिसमें सामान्य हित की संकल्पना का अभाव है। ठीक है, सामान्य हित, सबका हित हो, उसकी संकल्पना का अभाव है। व्यक्ति को खुला छोड़ देने से समूचे समाज की भलाई हो जाएगी, यह मान्यता आंशिक व त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि समाज में सभी की स्थिति समान नहीं होती। ठीक है, ये क्या है? शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना है। इस सकारात्मक उदारवाद देखिए, कल्याणकारी राज्य। संशोधात्मक उदारवाद, नई स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद एक ही संकल्पना के नाम है। इसने शास्त्रीय उदारवाद में संशोधन प्रस्तुत किया। ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद के बाद आया था क्या? एक सकारात्मक उदारवाद। कल्याणकारी राज्य के ऊपर थोड़ा सा इसलिए जोर दिया है। ठीक है, इसलिए इसमें संशोधनात्मक उदारवाद, नैनी स्टेट, सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, ये सारे नामों से इसे जाना जाता है। सेबाइन के अनुसार शास्त्रीय उदारवाद की विचारधारा का संशोधन J.S. मिल, स्पेंसर और T.H. ग्रीन ने किया है। सेबाइन क्या कह रहे हैं? शास्त्रीय उदारवाद विचारधारा है, उसका संशोधन किसने किया है? मिल ने, स्पेंसर ने, ग्रीन ने। स्पेंसर शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा का संशोधन करते हुए धूर व्यक्तिवादी हो गए। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अपंग व्यक्तियों के मरने में ही समाज की भलाई है। स्पेंसर जो शास्त्रीय उदारवाद विचारधारा का संशोधन करते हैं, वो क्या कहते हैं कि वह इतने दूर व्यक्तिवादी हो जाते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अपंग व्यक्तियों के मरने में ही समाज की भलाई है। ठीक है, ये कौन कहते हैं? स्पेंसर। मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। मिल और ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। किसने? मिल और ग्रीन ने। J.S. मिल द्वारा किया गया संशोधन। J.S. मिल पहले उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने व्यक्ति व राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की। मिल क्या है? पहले उदारवादी विचारक है जिन्होंने व्यक्ति व राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे महत्वपूर्ण तत्व की खोज की है। किसने? मिल ने। J.S. मिल ने सर्वप्रथम कल्याणकारी राज्य का आधार रखा। किसने रखा कल्याणकारी राज्य का आधार? सर्वप्रथम मिल ने, क्योंकि इन्होंने राज्य की आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप को आवश्यक माना। J.S. मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 में लिखते हुए कहा कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप आवश्यक है। मिल ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में आई थी, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि राज्य का आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप होना आवश्यक है, क्योंकि समाज में सभी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती। इसीलिए राज्य को हस्तक्षेप करके, इंटरफेरेंस करके लोगों को मूलभूत उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामान्यता लाने पर ध्यान देना चाहिए। J.S. मिल ने स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु कहा।
किसने? जे.एस. मिल ने क्या कहा है? स्वतंत्रता को सामाजिक वस्तु। जे.एस. मिल ने कहा कि राज्य के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अतः राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना, विधि व व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? मिल कह रहे हैं कि राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना नहीं है। ठीक है, राज्य का कार्य केवल चौकीदारी करना नहीं है, बल्कि विधि व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को लोगों को उपलब्ध कराना है। टी.एच. ग्रीन के द्वारा किया गया संशोधन देखिए। एल.टी. हॉब्सहाउस सकारात्मक उदारवाद के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, जिन्होंने लिबरलिज्म 1911 नामक रचना लिखी। लिबरलिज्म जो 1911 में आई थी, वह रचना लिखी। सेबाइन के अनुसार टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया। सेबाइन क्या कह रहे हैं? टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद का सबसे सफल संशोधन किया है। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य व व्यक्तियों के मध्य विरोधाभास को दूर किया। टी.एच. ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद में विद्यमान राज्य व व्यक्ति के मध्य जो विरोधाभास था उसको दूर किया है। किसने? टी.एच. ग्रीन ने, जो परंपरागत उदारवाद में विद्यमान था। ठीक है, राज्य व व्यक्ति के मध्य। टी.एच. ग्रीन ने स्पष्ट कहा कि व्यक्ति मूलतः सामाजिक प्राणी है। टी.एच. ग्रीन क्या कह रहे हैं? व्यक्ति मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित व सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण माना। व्यक्ति व समाज के संबंधों को पूर्ण निर्धारित करते हुए व्यक्ति को मूलतः सामाजिक प्राणी कहा। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद में सामान्य हित व सामान्य भलाई की संकल्पना को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, महत्वपूर्ण बना है, और व्यक्ति व समाज के संबंधों को पहले ही निर्धारित करते हुए क्या कहा है कि व्यक्ति मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। अतः परंपरागत अणुवादी समाज की संकल्पना को उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। अतः परंपरागत अणुवादी समाज की जो संकल्पना थी उसे उन्होंने अस्वीकृत कर दिया। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद को मध्यम वर्ग के दर्शन या विचारधारा की बजाय पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद के जो मध्य वर्ग का दर्शन है या विचारधारा है उसकी बजाय क्या किया? पूरे समाज की विचारधारा के रूप में बदल दिया। उन्होंने उदारवाद को केवल मध्य वर्ग का दर्शन नहीं बताया, बल्कि पूरे समाज की विचारधारा है। ठीक है, सकारात्मक उदारवाद को सामाजिक उदारवाद भी कहा जाता है। इन्होंने राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना। इनके अनुसार राज्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। राज्य को एक आवश्यक अच्छाई माना। इनके अनुसार क्या है? राज्य व्यक्ति को नैतिक जीवन में आने वाली जो व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाएं हैं उसको दूर करने में उसकी सहायता करता है। इसीलिए वेपर ने कहा कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बनाया। इसीलिए वेपर क्या कहते हैं कि ग्रीन ने आदर्शवाद को सभ्य व उदारवाद को सामाजिक बनाया है। ग्रीन के अलावा कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतकारों में हॉबहाउस व लास्की प्रमुख हैं। ठीक है, ग्रीन के अलावा कौन कौन है कल्याणकारी राज्य के अन्य सिद्धांतकार? हॉबहाउस और लास्की, यह भी प्रमुख। लास्की के द्वारा उदारवाद में संशोधन देखें। लास्की ने उदारवाद के राजनीति का स्वरूप तथा उदारवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया। लास्की ने उदारवाद के राजनीतिक स्वरूप तथा समाजवाद के आर्थिक स्वरूप को मिलाने का प्रयास किया तथा कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया। कल्याणकारी उदारवाद के पक्ष में तर्क दिया। किसने? लास्की ने। लास्की ने व्यक्ति को आर्थिक अधिकारों पर बल दिया। लास्की ने व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों पर बल दिया। किसने? लास्की ने।
सकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार देखिए। मार्शल ने द फ्यूचर ऑफ द वर्किंग क्लासेस 1874 में जो आई थी वह लिखी है किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। द फ्यूचर ऑफ वर्किंग क्लासेस 1874। सकारात्मक उदारवाद के आर्थिक आधार का निर्माण जॉन मैनार्ड केन्स व वेलबॉल्थ ने किया। इन्होंने राज्य और समाज के मध्य संबंधों को परिवर्तित किया। इन्होंने राज्य के द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना। जॉन मैनार्ड केन्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में आई थी, कहा कि राज्य के संकीर्ण हस्तक्षेप के द्वारा अर्थव्यवस्था में मंदी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप सही से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे हो तो उसे मंदी के शिकार होने से बचाया जा सकता है अर्थव्यवस्था को। कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नया समझौता कार्यक्रम द न्यू डील प्रोग्राम जो 1933 से 1938 तक रहा, उसे लागू किया। किसने किया था? अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नया समझौता न्यू डील प्रोग्राम। ये क्या है? कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग है। द न्यू डील प्रोग्राम के तहत राज्य द्वारा लोक कल्याण हेतु सामाजिक खर्चों में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है, सामाजिक खर्चों में क्या की जाती है? बढ़ोतरी की जाती है, ज़्यादा किए जाते हैं सामाजिक खर्चे लोक कल्याण हेतु। इंग्लैंड में बैब्रिज रिपोर्ट 1842 में जो आई थी उसमें कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट समर्थन किया गया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग भी किया गया, जिसके मूल कारण निम्नलिखित माने जाते हैं। देखिए इसके कारण देखिए, उदारवादी देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू होना, श्रमिकों को भी मतदान के अधिकार की प्राप्ति, आर्थिक संकट, साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, ये सारे क्या हैं? कल्याणकारी राज्य के साइड जो उदारवाद थोड़ा सा गया था उसके कारण है। वर्ष 1942 की बैब्रिज रिपोर्ट को कल्याणकारी राज्य का मूल आधार माना गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटिश समाज की मूल समस्याएं निम्नलिखित थी: अभाव, अज्ञानता, आलस, गंदगी व बीमारी। ब्रिटेन में वर्ष 1945 में लिबरल पार्टी ने क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का व्यवहारिक प्रयोग किया। ठीक है, राष्ट्रपति जॉनस ने द ग्रेट सोसाइटी में 7 में 1964 को नारा दिया, गरीबी से युद्ध के लिए संकल्पना व्यक्त की। ठीक है, गरीबी से युद्ध की संकल्पना व्यक्त की किसने? राष्ट्रपति जॉनस ने। द ग्रेट सोसाइटी। राष्ट्रपति कैनेडी ने द न्यू फ्रंटियर 1960 का नारा दिया। ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं, ये नारा किसने दिया था, ये स्लोगन किसने दिया? ठीक है, कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र का संबंध देखिए। सेबाइन के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उदारवाद व लोकतंत्र को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उदारवाद व लोकतंत्र उसको एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा, अतः लोकतंत्र का अभिप्राय कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक। जो समकालीन सकारात्मक उदारवादी विचारक है वो देखिए, समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स और डॉर्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का प्रभावी समर्थन किया है। इन
लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक व आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही व्यक्ति का केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। ठीक है, समकालीन विचारकों में जॉन रॉल्स और डार्किन ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को प्रभावी समर्थन किया। इन लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक व आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। इन लोगों के अनुसार एक न्यायपूर्ण समाज में राज्य को सामाजिक व आर्थिक वस्तुओं का वितरण करना चाहिए व कल्याणकारी राज्य के द्वारा ही संपत्ति का केंद्रीकरण को रोका जा सकता है। रॉल्स ने समाज को न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक वस्तुओं उपलब्ध कराने का समर्थन किया, जो न्यूनतम स्थिति में। डार्किन के अनुसार अपंग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विशेष सुविधाएं होनी चाहिए, जिसे उन्होंने पेंशन योजना का नाम दिया। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का कार्य लोगों की क्षमताओं में वृद्धि व उनका मानवीय विकास करना है। कल्याणकारी राज्य की आलोचना देखिए। एफ ए हैक ने अपनी प्रसिद्ध रचना द रोड टू सेल्फडम 1944 में समाजवाद, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी राज्य की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लॉर्ड एक्टन और टॉकविल की चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि समाजवाद का आशय दासता का मार्ग है। क्या है समाजवाद का आशय? दासता का मार्ग। कल्याणकारी राज्य की भूमिका द्वारा व्यक्ति के जीवन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। कल्याणकारी राज्य की भूमिका के द्वारा क्या हो गया? व्यक्ति के जीवन पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है। परिणाम स्वरूप राज्य की स्वतंत्रता व पहल में हर्ष हुआ है। राज्य की गतिविधियां अकुशल हुई है व अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई है। ये क्या हुआ है? राज्य जब कल्याणकारी बन रहा है, ठीक है, तब ये चीज़ें हुई हैं। फासीवादी नाजीवादी व्यवस्था ने भी स्वयं को कल्याणकारी कहा व समाजवादी देशों ने भी स्वयं को कल्याणकारी माना, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर संकट प्रतीत होने लगा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था व्यवहारिक रूप में संकटग्रस्त प्रतीत होने लगी। परिणाम स्वरूप वर्ष 1979 में ब्रिटेन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का परित्याग करते हुए आर्थिक उदारवाद को अपनाया। अमेरिका राष्ट्रपति रिगन ने भी बाजारवादी नीतियों का समर्थन किया, इसीलिए उन्होंने नव उदारवादी नीतियों को रिगनवाद व थैचरवाद के नाम से भी जाना जाता है। नव उदारवादी स्वतंत्रवाद, नव उदारवाद को नव दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। ठीक है, नव उदारवाद जो दोबारा ही देखिए, पहले शास्त्रीय उदारवाद आता है, ठीक है, फिर आधुनिक उदारवाद आता है, फिर नव उदारवाद आता है। नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद कुछ जैसा ही थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। जो बीच में आधुनिक उदारवाद आता है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की तरफ थोड़ा ध्यान देने लग गया था उदारवाद, उससे हटकर आता है नव उदारवाद। ठीक है, वो फिर पुराने वाले जो उदारवाद था उसी की साइड थोड़ा उसका ज़्यादा पक्ष होता है। ठीक है, अब देखिए नव उदारवाद जो है उसे क्या कहा जाता है? नव दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। एफ ए हैक के विचार। हैक ने संवैधानिक स्वतंत्रता द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लिबर्टी 1960 में जो आई थी, उसमें नव उदारवादी विचारधारा का आधार रखा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी सिद्धांत माना। स्वतंत्रता और समानता को क्या माना? परस्पर विरोधी सिद्धांत। उन्होंने तर्क दिया कि लोगों को भिन्न भिन्न योग्यता, एबिलिटी तथा निपुणता, स्किल पाई जाती है, जिसके कारण आय व संपदा में विषमताएं होती हैं। इन्होंने व्यक्तिवादी, अणुवादी समाज व बाजारवादी अर्थव्यवस्था को
जीवित किया। इन्होंने क्या कर दिया भाई, हैक ने व्यक्तिवादी, अणुवादी समाज व बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पूर्ण जीवित कर दिया। हैक ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता को औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि विधि के शासन व कुशलता के विरोध में, क्योंकि हैक ने क्या कहा, कल्याणकारी राज्य की जो मान्यता थी उसके औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए क्या कहा कि विधि के शासन व कुशलता के विरोधी है, क्योंकि व्यक्ति के मध्य अतार्किक भेदभाव किया जाता है। गरीबों के कल्याण के नाम पर प्रशासन व नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, ये कौन कह रहे, हैक कह रहे, कल्याणकारी राज्य के विरोध में। ये कल्याण के नाम पर क्या होता है, प्रशासन या नौकरशाही के आकार में वृद्धि होती है। इनके अनुसार कल्याणकारी राज्य का लाभ गरीबों को नहीं, आपूर्ति मध्य वर्ग को प्राप्त होता है। उन्होंने प्रगतिशील करारोपण का भी विरोध किया, क्योंकि यह समान कार्य व समान वेतन के विरुद्ध है। ठीक है, प्रगतिशील राज्य द्वारा अभावग्रस्त लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो प्रगतिशील है वह राज्य द्वारा अभावग्रस्त जो लोग हैं उन्हें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अन्याय व दुर्भाग्य में अंतर होता है। इन्होंने कहा कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। ठीक है, हैक के अनुसार सर्वाधिकारवाद व कल्याणकारी राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसीलिए कल्याणकारी राज्य का मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर अग्रसर होता है। इन्होंने बाजारवादी अर्थव्यवस्था को सबसे कुशल व सक्षम माना। फ्रीडमैन के विचार देखिए। उदारवादियों की मान्यता को फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया। इनके अनुसार पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व स्वतंत्रता में सहसंबंध पाया जाता है। स्वतंत्रता वही संभव है जहां आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी हो। अतः इन्होंने भी बाजार व सीमित राज्य का समर्थन किया। स्वतंत्रता वही संभव है जहां क्या हो, आर्थिक प्रणाली पूंजीवादी हो, जहां आर्थिक प्रणाली क्या हो, पूंजीवादी हो। इन्होंने भी बाजार व सीमित राज्य का समर्थन किया। नोजिक का विचार देखिए। नव उदारवादियों में नोजिक एक अतिवादी विचारक है जिन्होंने राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया है। ठीक है, नव उदारवादियों में नोजिक क्या है, एक अतिवादी विचारक हैं जिन्होंने राज्य के बिल्कुल न्यूनतम कार्यों का समर्थन किया है। इनके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमता व प्रतिभा का स्वामी है, अतः व्यक्ति द्वारा अर्जित वस्तुओं पर उसी का स्वामित्व होता है। इन्होंने मूलतः अणुवादी समाज को स्वीकार करते हुए कहा कि समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक नहीं होता। अणुवादी समाज को स्वीकार करते हुए क्या कहा कि समाज का अस्तित्व व्यक्तियों से पृथक नहीं होता है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि राज्य का कार्य केवल पुलिस व सुरक्षा के लिए होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने न्यूनतम करारोपण का समर्थन किया। नव उदारवादी और व्यवहारिक स्थिति देखिए। पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन व वर्ष 1990 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात फ्रांसिस फ्यूकुयामा ने अपनी रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन जो 1992 में आई थी, कहा कि उदारवादी विचारधारा ने विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया है। उदारवादी लोकतंत्र ही विश्व के समक्ष उपलब्ध सर्वोत्तम व एकमात्र विकल्प है। इनके अनुसार उदारवाद ने फांसीवाद व नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को पराजित किया है। शीत युद्ध के पश्चात उदारवाद ने साम्यवादी विचारधारा को भी पराजित किया। अतः उदारवाद की अब विश्वव्यापी विजय हो चुकी है। वर्ष 1990 के पश्चात वर्ष 1990 के पश्चात उदारवादी व्यवस्थाओं का प्रयोग पूर्व साम्यवादी व्यवस्थाओं में भी
किया गया है तथा तीसरी दुनिया के अनेक भागों में अब उदारवादी आर्थिक प्रणालियों को स्वीकार किया गया है जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान भूमंडलीकरण के युग में उदारवाद का निर्णायक व व्यापक प्रसार हुआ है। समतावाद देखिए, समतावाद धन संपदा मान मर्यादा और प्रचलित विषमताओं को कायम नहीं रखना चाहती। समतावाद मनुष्य के लिए समान अवसर, अधिकार, लाभ व सकारात्मक कार्रवाई के लिए कोई तार्किक आधार नहीं ढूंढती, बल्कि विषमता और भेदभाव ही राज्य की कार्यवाही का आधार उपलब्ध कराते हैं। C.V. मैकफर्सन ने परंपरागत उदारवादी मान्यताओं को स्वतमूलक उदारवादी पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म के नाम से संबोधित किया है। स्वतमूलक व्यक्तिवाद में यह विचार निहित है कि व्यक्ति स्वभावतः अपने शरीर व अपनी क्षमताओं का स्वामी है और इनके लिए वह समाज का ऋणी नहीं है। वह जो कुछ अर्जित करता है उसकी स्वयं की संपत्ति बन जाती है। मैकफर्सन ने सकारात्मक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हुए कहा कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। वर्तमान समाज प्राचीन समाजों में सरल नहीं है, अतः राज्य को गरीब व असहाय लोगों के पक्ष में कार्य करना चाहिए। जॉन रॉल्स ने स्वतंत्रवाद की आलोचना करते हुए कहा कि समतावाद ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थन और संपन्न वर्गों के साथ साथ निर्बल, निर्धन व वंचित वर्गों को भी अपने विवेक के लिए अनुकूल परिस्थितियां और पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। रॉयल्स ने अपनी न्याय के सिद्धांत में स्वतंत्रता और समानता को न्याय का बुनियादी सिद्धांत मानते हुए विषमता का न्यायसंगत आधार होने की कोशिश की। तो अपना ये 9th लेक्चर उदारवाद भी ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।